डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों को आकर्षण बलों के आधार पर या ऐसे कह सकते हैं कि इनके मध्य अंतर क्रिया के आधार पर या बंधों के आधार पर चार प्रकारों में डिवाइड किया गया है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। बात करें हम सबसे पहले आणविक ठोसों की, तो आणविक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण अणु होते हैं। जैसे कि नाम से तो लग रहा है आणविक यानी अणु। अब इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु है। आणविक ठोसों को हमने तीन भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। पहला हमारा अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा है हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। जैसा कि इनके नामों से ही हमें स्पष्ट हो रहा है अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी यहाँ पर अध्रुवीय अणु उपस्थित होगा। यहाँ पर जो अवयवी कण होंगे वो अध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे। इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाएगा वो आकर्षण बल होगा लंदन बल या परिक्षेपण बल। 11वीं क्लास में हम लंदन बल या परिक्षेपण बल, जो एक वान डेर वाल बल का प्रकार है, उसे भलीभांति पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होता है जिसे वान डेर वाल ने समझाया था। इन लंदन बल या परिक्षेपण बल के कारण इनके जो गलनांक होंगे वो कम होंगे, गलनांक बहुत कम। इसके अलावा ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे और साथ ही बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल के कारण ये नरम होंगे। यानी इसकी प्रॉपर्टीज है कि इनके गलनांक बहुत ही कम होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे और क्या होंगे, नरम होंगे। इसके एग्जांपल है ऑर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन आदि। यहां पर ध्यान रखना है कि ये प्रकृति में अलग अलग अवस्थाओं में मिलते हैं, लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत तभी आएंगे जब इनको हम सॉलिड स्टेट में लेंगे, यानी ठोस अवस्था में देखेंगे। जनरली ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन गैस अवस्था में होती है। गैस अवस्था में ये कोई ठोस का काम नहीं कर रही, तो हम इसका टेम्परेचर डाउन करते करते इसको क्या करेंगे, सॉलिड बनाएंगे, तब जाके ये क्या कहलाएगा, हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। कंपटीशन एग्जामों में, बोर्ड एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस निम्न ताप पर किस प्रकार का ठोस होती है। तो हाइड्रोजन निम्न ताप पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस होती है जनरल टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे, निम्न ताप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में चली जाएगी और सॉलिड स्टेट में जाते ही वो किस प्रकार का ठोस बन जाएगी, अध्रुवीय आणविक ठोस बन जाएगी। यानी इनमें क्या होंगे, अध्रुवीय अणु या परमाणु। सेकंड बात करें ध्रुवीय आणविक ठोसों की, तो ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं, नाम से मतलब है ध्रुवीय यानी ध्रुव। ध्रुव का मतलब द्विध्रुव, द्विध्रुव जानते हो, द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, दो ध्रुव, एक पॉजिटिव ध्रुव और एक नेगेटिव ध्रुव। यानी जिसमें दो ध्रुव हो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्विध्रुव कहलाएगा। तो ऐसे ध्रुवीय यानी द्विध्रुव जिनसे ठोस का निर्माण होगा तो वो ठोस क्या कहलाएंगे, हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। तो ध्रुवीय आणविक ठोसों में जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। यानी ध्रुवीय अणु से ये मिलकर बने होंगे और इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो होगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। यानी इनके मध्य कौन सा बल पाया जाएगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा। जैसे बात करें हम HCl की, तो HCl एक क्या है, द्विध्रुव है। इसमें पॉजिटिव ध्रुवीय है
और नेगेटिव ध्रुव ये है। अब अगर हम इस HCl को देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 11th क्लास में इस चीज को भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा है कि द्विध्रुव में क्या होता है कि जो विद्युत धनी परमाणु होता है उससे इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये कारण क्या है इसका? विद्युत ऋणता है। तो इस विद्युत ऋणता के कारण क्या हो गया? ये द्विध्रुव बन गया। अब ऐसा द्विध्रुव जब दूसरे द्विध्रुव के संपर्क में आएगा, जैसा एक और ले लेते हैं हम HCl का दूसरा अणु, तो क्या होगा? इसमें भी वही आकर्षण बल लगेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या हो रहा है कि इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी आकर्षण बल लगाएगा। तो आकर्षण बल लगाएगा तो कौन सा आकर्षण बल हो गया? ये द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी एक द्विध्रुव का दूसरे द्विध्रुव के साथ क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? द्विध्रुव आकर्षण बल हो गया। इसका मतलब ध्रुवीय आणविक ठोसों में जो आकर्षण बल लगता है वो कौन सा होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस किससे बने होते हैं? ध्रुवीय अणुओं से, यानी द्विध्रुवों से मिलकर बने होते हैं और उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। अब बात करें हम, इनके गलनांक भी कम होंगे, ये भी कुचालक होंगे और ये भी नरम होंगे, क्योंकि द्विध्रुव आकर्षण बल भी किसका ही प्रकार है? वान डेर वाल बल का ही प्रकार है। और वान डेर वाल बल बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होता है, इसलिए ये भी कैसे होंगे? नरम होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे, इनके भी गलनांक बहुत ही कम होंगे। अब बात करते हैं आणविक ठोस के तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार है हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब यहाँ नाम से लग रहा है हाइड्रोजन बंधित, यानी इनके मध्य कौन सा बल पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। अब सबसे पहले कई स्टूडेंट को यही नहीं पता कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है? अगर हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु मतलब फोन से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों तीनों में से FON में से किसी के भी साथ अटैच हो, तो वो कौन सा बंध बनाएगा? हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जैसे बात करें हम H2O की, तो H2O में अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें हम तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे बंधा हुआ है? ऑक्सीजन से, यानी इसके साथ ऑक्सीजन के साथ और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जब जुड़ा होगा तो ये कौन सा बंध बनाएगा? फिर ये बनाएगा हाइड्रोजन बंध, यानी ऐसे हम क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा? जैसे एक जल का अणु इस तरह से ये दूसरे जल के अणु के साथ क्या कर लेगा? यहाँ पर आकर्षण बल लगाएगा और आकर्षण बल जो लगेगा उसके कारण यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ पर धनावेश क्रिएट होगा और ये आकर्षण बल क्या रहेगा? हमारा हाइड्रोजन बंध, यानी हाइड्रोजन का इन तीनों में से किसी के भी साथ प्रेजेंट होना, किसी के साथ भी बंध बनाना, वो कहलाता है हमारा हाइड्रोजन बंध। लेकिन शर्त यही है कि हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए? FON में से किसी एक के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। जिन अणुओं में ये कंडीशन होगी उन सबों में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। जैसे बात करें हम NH3 की, तो NH3 भी देखें हम तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच किससे है? नाइट्रोजन से है। इस तरह से ये भी क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो हाइड्रोजन बंध समझ में आ गया होगा सबको। तो ऐसे ठोस, ऐसे आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु होते हैं, यानी ऐसे अवयवी
कणों से मिलकर बना होता है ठोस, जो आप क्या करते हैं हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाएंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाएंगे। जैसे बात करें NH3 की सॉलिड स्टेट में, H2O की, ये सभी क्या है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हैं और इनके गलनांक कम होंगे, उचालक होंगे ये भी, और ये भी क्या होंगे नरम होंगे। लेकिन इन दोनों की अपेक्षा ये थोड़े से कठोर होंगे, होने में तो नरम होंगे लेकिन इतने ज्यादा भी नरम नहीं होंगे इन दोनों की तरह, क्योंकि इन दोनों बलों की अपेक्षा हाइड्रोजन बंध अधिक प्रबल होता है, इसलिए इनकी अपेक्षा थोड़ी सी अधिक कठोरता इनमें आ जाती है। अब बात करें हम आयनिक ठोस की, तो देखो आयनिक ठोस नाम से पता लग रहा है आयन, आयनिक का मतलब आयन से है, आयनिक का मतलब यहां शब्द निकल के आ रहा है हमारा आयन। और आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे, एक होता है धनायन और एक होता है हमारा ऋणायन, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, या ऐसे बोल सकते हैं कैटायन और एनायन। अब यहां पर जो आयनिक ठोस हैं हमारे, वो आयनिक ठोस जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं, आयनों से मिलकर बने, यानी इनमें अवयवी कण कौन है, अवयवी कण आयन होते हैं और आयन दो प्रकार के होते हैं, इसका मतलब अवयवी कण क्या हो गए धनायन और ऋणायन हो गए। यानी ऐसे ठोस जो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे आयनिक ठोस कहलाएंगे। लेकिन धनायन ऋणायन के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो आकर्षण बल कहलाएगा हमारा आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे हमारे आयन होंगे और इनके मध्य क्या पाया जाएगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा। जैसे बात करें हम NaCl में Na+ आयन और Cl- आयन ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और कौन सा अट्रैक्शन लगा रहे हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगा रहे हैं, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये किस प्रकार का ठोस होगा हमारा आयनिक ठोस होगा। अब बात करें यहां पर इनकी चालकता की, तो चालकता की बात करें हम, चूंकि यहां पर अगर NaCl की स्ट्रक्चर देखें हम, तो NaCl के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इस तरह से ये क्रिस्टल इस तरह की क्रिस्टल संरचना बनाते हैं, वहां पर Na+, Cl-, Na+, इस तरह से Cl-, Na+, Cl-, तो ये कई सारे Na+ यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जो इनके मध्य आकर्षण बल लगता है वो होता है आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब चूंकि यहाँ पर धनायन और ऋणायन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मुक्त अवस्था में नहीं है, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि पहली बात तो किसी भी पदार्थ के चालक होने के लिए कंडीशन क्या होती है, चालक होने के लिए उसमें दो चीजों में से एक चीज होना अनिवार्य है। क्या? एक तो या तो उसमें होने चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर होना चाहिए उसमें मुक्त आयन। इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और केवल आयन की बात नहीं कर रहे हैं, मुक्त आयन होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज फ्री है तो वो पदार्थ विद्युत धारा का चालन करेगा, और अगर इनमें से कोई भी चीज फ्री नहीं है तो वो विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएगी। जैसे सॉलिड NaCl की बात करें, ठोस साधारण नमक की बात करें
साधारण नमक में Na+ आयन Cl- आयनों के साथ प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इसके कारण कोई भी आयन इनमें फ्री नहीं होता है और फ्री नहीं होने के कारण ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम इसको गलाएंगे यानी गलित अवस्था में देखें या विलयन बनाए, इसका विलयन कैसा, जलीय विलयन बनाए, तो क्या होगा, इन दोनों अवस्थाओं में जो NaCl है वो NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में, यानी गलित अवस्था में और जलीय विलयन में, इन दोनों अवस्थाओं में ये NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा। और टूटते ही क्या हो गए, फ्री आयन हो गए। आयन फ्री होते ही क्या हो जाएगा, उसमें विद्युत धारा का चालन होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में तो कोई भी आयन मुक्त नहीं होने के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयनों के मुक्त होने के कारण वो विद्युत धारा का चालन करने लग जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, इसलिए कैसे होंगे, कठोर होंगे, लेकिन साथ ही कैसे होंगे, भंगुर। भंगुर का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाले, यानी ये कठोर तो होंगे लेकिन ऐसे कठोर होंगे जो आसानी से टूट जाते हैं। तो इस तरह से आयनिक ठोस हमारा होता है। आयनिक ठोस में विकिरण होते हैं आयन। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कैसे हैं, वो चालक हैं। गलित अवस्था में कैसे हैं, विद्युत के चालक हैं। गलित अवस्था में क्यों चालक हैं, क्योंकि गलित अवस्था में इनके आयन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि ऐसे ठोस का नाम बताइए या ऐसे ठोस की प्रकृति बताइए जो ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होता है लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, आयनिक ठोस होगा वो। और इससे हमारा मेजर क्वेश्चन भी बनता है। मेजर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इससे कि आयनिक ठोस विद्युत के ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों है, तो उसका कारण मैंने स्पष्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं हम धात्विक ठोसों की। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो धात्विक ठोस जो होते हैं, धात्विक का अर्थ क्या है, पहली बात धात्विक शब्द जो है वो उससे निकल के आता है हमारा धातु। धातु, तो धातु क्या चीज होती है, धातु होती है धनायनों का समूह, धनायनों का व्यवस्थित समूह। धनायनों का व्यवस्थित समूह होता है और धनायनों के व्यवस्थित समूह को, और धनायनों के व्यवस्थित समूह को कौन घेर लेता है चारों तरफ से, इलेक्ट्रॉन घेर लेता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और उस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या पड़े हुए हैं, धनायन पड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पड़े हुए धनायनों का जो व्यवस्थित समूह है उसे ही हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो धनायन है, धनायनों का व्यवस्थित समूह जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री हैं। फ्री होने के कारण क्या कर सकते हैं, ये गति कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र होने के कारण ये गति करेंगे। गति करेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा का चालन करेंगे, उष्मा का प्रवाह करेंगे। तो कैसे होंगे ये, उष्मा के चालक होंगे, विद्युत के चालक होंगे। और साथ ही इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा, इनमें एक विशेष चमक पाई जाएगी। धातुओं में आपने देखा होगा धातु कैसी होती है, चमकीली होती है। तो उसका कारण क्या है, चमक का कारण क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन है। साथ ही इनमें क्या पाया जाएगा, तन्यता का गुण पाया जाएगा, साथ ही आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। यानी तन्य होंगी, आघात वर्धनीय होंगी। तन्यता का मतलब खींचकर लंबा तार इनको बना सकते हैं, और आघात वर्धनीयता का मतलब इनको पीटकर चद्दर बना सकते हैं, पीट सकते हैं। यानी आघात सहने की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है। तो इस तरह से धात्विक ठोसों में क्या होता है, धातु
क्या होती है, धनायनों का व्यवस्थित समूह होती है जो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में पड़ी होती है। और वो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र जिसमें धातु धनायन पड़ा हुआ है, धनायन व्यवस्थित है, वो क्या कहलाएगा, हमारा धातु कहलाएगी। और धातु, अब यहाँ पर धातु के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, धात्विक बंध पाया जाएगा, क्योंकि धातु परमाणु किससे जुड़े होंगे, आपस में धात्विक बंध से जुड़े होंगे। तो इस तरह से क्या होता है हमारा कि धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे, धनायनों का व्यवस्थित समूह जो इलेक्ट्रॉन समुद्र में पड़ा हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं धातु कर्नेल। शॉर्ट भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं हम, धातु कर्नेल बोल सकते हैं इसको हम, इस तरह से धातु कर्नेल। अब बात करें हम एग्जांपल होगी तो इसमें क्या आ जाएंगे, हमारी समस्त धातुएं आ जाएंगी, यानी जितनी भी धातुएं हैं वो सब इसके एग्जांपल के अंतर्गत हमारी आ जाएंगी। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की सह संयोजक या नेटवर्क ठोस की। सह संयोजक या नेटवर्क ठोस में क्या होगा, अवयवी कण क्या होंगे, अवयवी कण होंगे इसमें परमाणु, अवयवी कण क्या होंगे इसमें परमाणु होंगे। और परमाणु के मध्य देखो नाम से पता है यहाँ पर सह संयोजक, यानी परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल कौन सा होगा, सह संयोजक आकर्षण बल पाया जाएगा। अब सह संयोजक जो है, सह संयोजक बंध जो होता है, सह संयोजक बंध ये क्या होता है, प्रबल होता है, और साथ ही कैसा होता है, दिशात्मक होता है। दिशात्मक होने के कारण कैसा होता है, प्रबल होता है। तो जब प्रबल बंध हुआ, दिशात्मक गुण होंगे, तो ऐसे जो ठोस होंगे हमारे वो कैसे होंगे, अत्यंत कठोर होंगे। क्या होगा, उनमें गलनांक बहुत ही उच्च होगा, और विद्युत के क्या होंगे, उच्चालक। साथ ही इनमें क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं वो सह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक नेटवर्क यानी एक जाल बना लेते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है नेटवर्क ठोस। अब बहुत बड़ा नेटवर्क यानी बहुत बड़ा जाल बनाने के कारण इनको एक नाम दिया गया है विशाल अणु। तो वो सब चीजें किसके कारण हो रही है, हमारी सह संयोजक बंध के कारण हो रही है। इस सह संयोजक बंध के कारण ही ये क्या कर पा रहे हैं, नेटवर्क बना पा रहे हैं, यानी विशाल जाल का निर्माण कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, विशाल अणु बोलेंगे। और इस सह संयोजक बंध के कारण ही जब प्रबल दिशात्मक गुण होंगे, प्रबल बंध बनाएगा, तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे, बहुत ही कठोर होंगे, उनके गलनांक बहुत ही उच्च होंगे, और विद्युत के कैसे होंगे, ये उच्चालक होंगे। बात करते हैं इनके एग्जाम्पलों की। तो सह संयोजक ठोस जो होते हैं उसके एग्जाम्पल है हमारा हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है हमारा कि जो सह संयोजक ठोस है उसका अपवाद हमारा अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो नरम यानी मुलायम होता है और सुचालक होता है। इसके बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स हो या हमारी बोर्ड एग्जाम हो। चूंकि ग्रेफाइट सह जो ठोस है तो उसमें ये गुण होने चाहिए थे, कठोर होना चाहिए था, गलनांक उच्च होना चाहिए था, कुचालक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही गुण हैं, वो मुलायम है और क्या है, सुचालक। तो उसके बारे में बताते हैं कि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो कार्बन परमाणु सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन जब इसकी संरचना बन रही होती है तो इसकी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ये वलयदार संरचना होती है इसकी, षटकोणीय, इस तरह से। और ऐसी परतों में जो कार्बन होता है वो कार्बन में, क्योंकि कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है हमारा 1s2 2s2 2p2, जो इसका परमाणु क्रमांक है 6। तो यहां पर देखें हम
तो इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि यहाँ पर ये जो बंध बना रहा है वो 1, 2 और 3 बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का संकरण कौन सा है? sp2 है, यानी प्रत्येक कार्बन जो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन कैसा है? sp2 संकरित है, और sp2 संकरित में sp2 का मतलब हो गया 3 कक्षक काम में आ रहे, और 3 कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो इनका क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परत में प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विद्युत धारा का चालन करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विद्युत धारा का चालन करेगा। लेकिन साथ ही इसकी परतदार संरचनाएं जो होती हैं, ये दूसरी परतदार संरचना, इस तरह से जो परतदार संरचनाएं होती हैं वो परतदार संरचनाएं एक दूसरे के साथ बहुत ही दुर्बल वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़ी होती है, यानी एक परत दूसरी परत के ऊपर जो रखी हुई है उस पर आकर्षण बल कैसा लग रहा है? बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल लग रहा है, बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल का नाम है यहाँ पर वान डेर वाल्स बल। तो इस वान डेर वाल्स बल के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाती है, और इसी कारण ये क्या होता है? नरम यानी मुलायम होता है। तो इस तरह से ग्रेफाइट से प्रश्न बनता है, ऐसे सहसंयोजी ठोस का नाम बताइए जो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है और नरम होता है। तो ग्रेफाइट बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होते हुए भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो इसका कारण भी यही है, सुचालक होने के कारण तो कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, और मुलायम होने के कारण परतों के मध्य बहुत ही दुर्बल वान डेर वाल्स बलों की उपस्थिति। तो इस तरह से क्रिस्टलीय ठोस के हमारे 4 प्रकार कंप्लीट होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, और ये क्या करते हैं? विशाल जाल का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? विशाल अणु बोलते हैं। इस तरह से हमारा सहसंयोजी नेटवर्क ठोस बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से किसी एक सहसंयोजी ठोस का नाम बताइए, तो एग्जांपल हम लिखेंगे, लेकिन इसमें एग्जांपल में ध्यान रखना है ग्रेफाइट डायरेक्टली नहीं लिखना है, अगर अपवाद के रूप में पूछा जाता है तो ग्रेफाइट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।